नमस्कार, मैं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनको कि आप बखूबी आउटडोर्स उन एरियाज़ में लगा सकते हैं जहाँ पे धूप कम आती है, और अपने घर में अंदर लिविंग रूम में इंडोर्स भी इन प्लांट्स को, अपने आंगन में, इन सब जगहों पे आप इन प्लांट्स को बखूबी लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट मेंटेन करने में आसान हैं, आसानी से आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे, और इनको लगा करके आप अपने गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जिनको आप शेडी एरिया में या अपनी बैल्कनी में जहाँ पे धूप कम आती हो वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनको कि आप अपने ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में या गार्डन में लगा सकते हैं। और ये प्लांट सुबह की अच्छी धूप मिल जाने के बाद दिन भर अगर इनको सीधी धूप ना मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। और इस पूरे वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जिनको आप ओपन में और ईस्ट फेसिंग एरिया में रख सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगी उन प्लांट्स के बारे में जिनको आप ईस्ट फेसिंग बैल्कनी या कवर्ड एरिया में रख सकते हैं। पहला प्लांट है स्प्रिंगर्स एस्परेगस या फॉक्सटेल फर्न। हालांकि ये प्लांट फर्न प्रजाति का पौधा नहीं है, और फिर भी इसके लीव्स के अलाइनमेंट के, इसके स्टेम्स के अलाइनमेंट की वजह से इसको फर्न कहा जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ और हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, और अगर आपको किसी वजह से आप इनमें 3, 4, 5 दिन पानी नहीं डाल पाते हैं तो ये प्लांट मरने वाला नहीं है और ये प्लांट चलता ही रहेगा। बल्कि इसको बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाल दिया तो ये प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और आप इस प्लांट को उस एरिया में भी लगा सकते हैं जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती है और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। उस एरिया में भी ये अच्छे से ग्रो करेगा, मगर तब आपको रेगुलर वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, और वाटरिंग का जो स्केड्यूल है वो आपको अपने यहाँ आने वाली धूप के और इस प्लांट की लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए आपको समर्स में इस प्लांट को जब हम मार्च के महीने में हमें इस प्लांट में कोई भी ऐसा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए जिससे इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो समर्स में अपनी ये मैक्सिमम ग्रोथ ले सके। और अगर आप डाइल्यूट करके, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में पानी में घोल करके आप इसमें NPK डाल सकते हैं। और मैं अपने इतने बड़े प्लांटर में लगे हुए इस एस्परेगस फर्न के लिए मैं 1 चम्मच NPK को करीबन हाफ बकेट पानी में घोलती हूँ और फिर इस प्लांट को साइड्स में पॉट के दे देती हूँ। इस प्लांट का जो प्रोपेगेशन है वो बहुत ही आसान है। आप ये जो बल्ब्स देख रहे हैं इनसे इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, या जो आप डिवीजन के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको डिवाइड करके लगाएं तो पहले दिन थोरोली वाटर कर देने के बाद आपको 5-6 दिनों तक इसमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, सो दैट कि कहीं ओवर वाटरिंग ना हो जाए। 5-6 दिन तक फिर इसको ड्राई रहने दें। फिर जैसे जैसे इसकी रूट्स जो है वो अपनी जड़ पकड़ने लगेंगी, नई जगह पे कंफर्टेबल होने लगेगी, फिर आप अपना धूप के अकॉर्डिंग वाटरिंग का रूटीन जो है वो रेगुलर कर सकते हैं। और इस प्लांट में बहुत ही डेलिकेट वाइट कलर के फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं और जो बाद में रेड बेरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्लांट बहुत ही फ्रजाइल सा, बहुत ही डेलिकेट सा दिखाई देता है, और ये बहुत ही एक्सटेंसिवली लैंडस्केपिंग में ये प्लांट यूज़ होता है। स्पेशली हमारे यहाँ जहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये प्लांट बखूबी ग्रो होता है, और ये आपका प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में और पार्शियल सनलाइट में, दोनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस प्लांट को अगर 5 से 6 घंटे की धूप मिले और डायरेक्ट मिले तो ये प्लांट बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और अगर 6 से 7 घंटे की धूप मिले तो फिर क्या ही कहने। और मई जून के महीने में जब ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, उस समय अगर आप प्रॉपर वाटरिंग का ध्यान रखें तो ये प्लांट बहुत ही लश, बहुत ही ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा थिक होता जाता है और खूबसूरत बना रहता है। और इस प्लांट में
पानी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने इसको किसी सीमेंट के या मिट्टी के टेराकोटा के कंटेनर में लगाया है तब तो आपको इसकी अल्टरनेट डे थॉरोली वाटरिंग करनी चाहिए। इसमें रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाय नेचर ये प्लांट वाटर लॉगिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर वाटर लॉगिंग होगी तो इसके लीव्स ब्राउन हो करके और जल से जाएंगे और आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा, या लीव पीले हो करके इसकी ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो झड़ जाएंगी। तो इसलिए आपको इसको अल्टरनेट डे वाटरिंग करनी चाहिए और थॉरोली वाटरिंग करनी चाहिए। सॉयल इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉयल होनी चाहिए, जो सिंपल हमारी गार्डन सॉयल, लोमी सॉयल होती है, वो इसके लिए पर्याप्त होती है। और बहुत ज़्यादा आप जो है उस सॉयल को ऐसा रखें कि उसमें सैंड का, सॉयल का और ऑर्गेनिक मैटर का बैलेंस प्रपोर्शन रहे। और मेरे विचार से इस प्लांट में कोकोपीट का यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेम में दिख रहा अगला प्लांट मोन्स्टेरा है और इस प्लांट को स्विस चीज़ प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट को जब ये प्लांट ग्रो होने लगता है, थोड़ा पुराना बड़ा होता है, तो इसकी जो लीव्स में नेचुरली होल्स पाए जाते हैं और इन लीव होल्स को फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। और इनको ये प्लांट में इसलिए बनते हैं क्योंकि मोन्स्टेरा जो है वो रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और फॉरेस्ट में जब घने पेड़ों के बीच में ये नीचे उगता है और सूरज की, सन की मैक्सिमम रोशनी को कैप्चर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को खींचने के लिए इस प्लांट में ये होल्स डेवलप होते हैं। इस प्लांट को रखते समय अगर आप इसको अंदर रखें या आपके पास पेट्स हों तो थोड़ा कॉशन रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्विस चीज़ प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि पेट्स के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। और इसकी वजह से ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये उनकी बॉडी में जा सकता है। बहुत ही हैप्पी प्लांट है और बहुत ही हैप प्लांट है। आपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तमाम जगह इस प्लांट्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे बेस्ट ऑफ द ग्रीन इंटीरियर्स में आपने इस प्लांट को इस्तेमाल होते हुए देखा है और देखा होगा। और इस प्लांट को इंटीरियर में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बस ये है कि इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। ये वैरायटी थोड़ी ज़्यादा जाइंट होती है, तो अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है, आपके पास स्पेस है बड़ा, या आप अंदर जहाँ लगा रहे हैं वो बड़ा स्पेस है, वहाँ के लिए तो ये ठीक है। छोटे एरिया में ये एक पॉइंट के बाद नहीं सेट हो सकता है, नहीं लग सकता है। पर इसके जो दूसरे वर्जन्स हैं, कुछ इसके मिनिएचर वर्जन, स्मॉल वर्जन्स या दूसरी वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटी भी अवेलेबल हैं, जो कि छोटे स्पेस में अपनी छोटी लीव्स की वजह से आ सकती हैं। आप उनको भी ले करके गार्डन में अपने घर में लगा सकते हैं। इस प्लांट की जो फर्टिलाइजेशन नीड है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, पर अगर आप इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करते रहें तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसी साफ़ सुथरी, बेदाग अपने एजेस पे बनी रह सकती हैं, उनमें शाइन बनी रह सकती है। मैं तो इसमें मिट्टी में पॉटिंग करते समय ही इसमें एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल, जो हमारी नॉर्मल पॉटिंग सॉयल होती है, वो मैंने डाली थी। टाइम टू टाइम इनको मैंने साल में 2 बार इनमें मैं काऊ डंग मैन्योर को यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है वो बारिश के मौसम की शुरुआत के पहले और समर्स की शुरुआत के पहले मैं इस प्लांट में 1 चम्मच आधे लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घोल करके NPK 19-19-90 या 20-20-20 इस प्लांट में डालती हूँ। मैं तो सिर्फ इस प्लांट में इतना करती हूँ। इसको मैंने एक ऐसे एरिया में रख रखा है जहाँ पे हल्का सा और प्लांट्स जो यहाँ रखे हैं उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा शेड है। और आप ये देखिए, ये पिक्चर में ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट तो काफ़ी साल पुराना है और 12-13 साल पुराना है और इसी प्लेस पे 12-13 सालों से रखा हुआ है। इस प्लांट के स्टेम से नए प्लांट्स, इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। आप इनको किसी भी स्टरलाइज शार्प नाइफ से काट करके और इनको रीप्लांट कर सकते हैं। और आप इनको पानी में भी लगा सकते हैं और मॉन्स्टेराज पानी में बहुत अच्छे से प्रोपेगेट होते हैं। वाटर में अगर आप इनको रखे रहेंगे तो इनकी रूट्स धीरे धीरे काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती हैं और पानी में ये काफ़ी लंबे समय तक चल भी जाते हैं। तो आप अगर इनको मिट्टी में ना लगाना चाहें तो आप इनको एक बड़े वास में वाटर में लगा करके भी आप अपने घर में किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में आप इनको रख सकती हैं और ये ऐसे ही ग्रो करेंगे जैसे कि ये सॉइल में ग्रो करते हैं।
तीसरे नंबर पे मैं जिस प्लांट की बात करूँगी उस प्लांट को डेप्सिस ल्यूटेसेंस, एरिका पाम, गोल्डन पाम, बटरफ्लाई पाम, येलो पाम कहते हैं। और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला हाउस प्लांट है इंडोर में, क्योंकि ये प्लांट इंडोर्स में बहुत अच्छा लगता है, आपके इंटीरियर्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इसलिए इस प्लांट की नेचुरली भी डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है। और ये प्लांट आराम से आपको छोटा है तो आपको 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ से लेकर के, और बड़ा प्लांट 350 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो शुरू बिगिनर होते हैं, जिन्होंने पहले प्लांट्स की केयर नहीं की होती है, वो जब एरिका पाम को लाते हैं, क्योंकि आप इनको हर जगह होटल्स में, हर जगह ऑफिसेज में, हर कॉमन स्पेस पे आप इनको इंटीरियर में यूज़ होता देखते हैं, तो नेचुरली आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आप जब इस प्लांट को लाते हैं तो आपको यही कॉन्सेप्ट होता है आपके दिमाग में, ये आपको समझा के नर्सरी वाला भी देता है कि ये इंडोर प्लांट है, आप इसको अंदर रख सकते हैं। वो बिल्कुल सही कहता है, ये इंडोर प्लांट है और लंबे समय तक ये अंदर बल्ब की रोशनी में खुद सर्वाइव कर सकता है। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप अरेका पाम को इंडोर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए 2 प्लांट्स को ला करके रखें, और अल्टरनेटली दोनों को एक दूसरे से 1 वीक के बाद या कम से कम 9-10 डेज़ के बाद रिप्लेस करते रहें। वो इनके लिए हमेशा अच्छा होगा। तो आप जब इसको इंडोर रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप पेयर में इस प्लांट को खरीदें और अल्टरनेटली दोनों प्लांट को एक दूसरे से रिप्लेस करके लगाते रहें, सो दैट आपके दोनों प्लांट हेल्दी बने रहें। इस प्लांट को जो सनलाइट नीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये प्लांट धूप वाले एरिया में, मगर ऐसा ना हो कि डायरेक्ट सनलाइट होती है, और डायरेक्ट सनलाइट में भी ये प्लांट सर्वाइव तो कर जाता है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो पीली हो जाती हैं और उनकी जो रौनक है, जो उनकी ब्यूटी है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप इसको अगर आपने ऐसे एरिया में रखा हो जहाँ पे मई जून की कड़क धूप आती हो, तो आपको इनको ग्रीन मैश के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ेगा, या कोई शेड लगवा के रखना पड़ेगा, सो दैट कि ये प्लांट का जो खूबसूरती है वो बनी रहे। अदरवाइज़ बाकी साल में आप इनको आराम से खुले में छोड़ सकते हैं। ये प्लांट फ्रॉस्ट को भी बड़े आराम से सह लेता है विंटर्स में। बारिश में तो इस प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और बहुत हैप्पी रहता है। उसके बाद वाटरिंग की बात कर लेते हैं। वाटरिंग के लिए प्लांट बहुत ही वाटर लविंग प्लांट है, पर इसकी जो सॉयल है वो काफ़ी लूज़ होनी चाहिए, वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, और उसमें आराम से, सो दैट पानी नीचे तक इसकी रूट्स तक चला जाए। और ये पानी आप जो है जब भी करें इस प्लांट में पानी तो थॉरली करें। मैं अपने इन प्लांट्स में मैं गर्मियों में अल्टरनेट डे पे और सर्दियों में 5वें-6ठे दिन पर इनमें पानी डालती हूँ, और उनसे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और जब पानी डालती हूँ तो बहुत ही थॉरो डालती हूँ, सो दैट कि प्लांट की, क्योंकि ये कंटेनर्स बड़े हैं तो मैं पानी काफ़ी डालती हूँ, सो दैट कि नीचे तक उनमें पानी पहुँच जाए और प्लांट को प्रॉपर वाटर मिले। और ये प्लांट को ये पसंद है कि इसकी लीव्स पे पानी आप स्प्रिंकल करें, पानी डालें, क्योंकि ये प्लांट जिन एरिया का प्लांट है वो हाई रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि आप उनमें वाटर स्प्रिंकल करें, वाटर स्प्रे करें। इसलिए मैं क्योंकि ये बाहर हैं तो मैं इनमें हमेशा पाइप से पानी डालती हूँ, और जब पानी डालती हूँ तो इसकी लीव्स को वॉश कर देती हूँ, सो दैट कि उनकी शाइन बनी रहे और वो देखने में खूबसूरत भी लगती रहे, और उनमें मॉइस्चर भी बना रहे, ड्राई ना हो पाए। इस प्लांट के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो वही है, जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर, सॉयल और थोड़ी क्वांटिटी में सैंड को मिक्स करके लगाया था। कोशिश करती हूँ कि मिट्टी हमेशा लूज़ बनी रहे, टाइट ना हो, इससे ये प्लांट अच्छे से चलता रहता है। जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो इस प्लांट की ग्रोथ रुकने लगती है। और साल में 2 बार मैं इनमें काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। प्रेफरेबली मैं काउडंग मैन्योर यूज़ करती हूँ, और क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले एक्सपेंसिव नहीं होता है। दूसरे मैं साल में 2 बार इनमें डाइल्यूट करके NPK करती हूँ।
मैं अपने इन प्लांट्स को 3-4 साल के बाद, क्योंकि ये काफ़ी बड़े कंटेनर्स में है, 3-4 साल बाद इनको रिपॉट करती हूँ। और हर दूसरे साल मैं इनकी ऊपर की कम से कम 7-8 इंच की जो सॉयल होती है उसको मैं ज़रूर चेंज करवाती हूँ, सो दैट कि वो उनमें नई सॉयल पड़े, या उनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र काउडंग डलवा करके और उनको अच्छे से 7-8 इंच तक, 10 इंच तक उनको अच्छे से उनकी प्लॉगिंग करा देती हूँ, सो दैट कि मिट्टी जो है वो रिप्लेनिश हो जाए और ये प्लांट को की ग्रोथ बनी रहे। इस प्लांट को प्रोपगेशन के लिए आप इस प्लांट को डिवीजन मेथड को यूज़ करा जाता है। हालांकि इस प्लांट में फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, पर हमारी क्लाइमेट में वो रेयरली पॉसिबल है को निकाल करके और दूसरी जगह पॉट कर सकते हैं। मगर पॉटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्लांट की रूट नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अगर रूट कट जाएंगी तो कई बार आप जब प्लांट लगाएंगे तो प्लांट मर जाएगा। इसलिए रिपोर्टिंग के समय आप इनको, या प्रोपगेशन के समय आप इनके रूट्स का ध्यान रखें और रूट्स को सेफली जो है वो इनको निकालें, सो दैट इनकी रूट्स ना कट पाएँ। चौथा और सबसे खूबसूरत प्लांट बैम्बू पाम है। और बैम्बू पाम जो लोग बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट उनको लीव्स की वजह से बैम्बू पाम और अरिका पाम एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर दिखाई देंगे, और इनकी जो हैबिट्स हैं, इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट वगैरह है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। परंतु बैम्बू पाम मुझे पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लगता है और मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है। और मैं अपने इंडोर्स में रखने के लिए बैम्बू पाम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ अरिका पाम, क्योंकि मुझे लगता है कि बैम्बू पाम एक तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, ये बेसिकली इसकी जो ग्रोथ होती है वो वर्टिकल होती है, जबकि एरिका पाम जब बड़ा होता जाता है, घना होता जाता है, तो वो स्पेस ज़्यादा लेता है। और बैम्बू पाम ऊपर की तरफ बढ़ता है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है और स्पेस नहीं घेरता है, तो आपको आने जाने में ये प्लांट अगर रखा हुआ है इंडोर में तो डिस्टर्ब नहीं करता है। इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी ऑलमोस्ट बैम्बू एरिका पाम की से सिमिलर होती हैं, और इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट भी लगभग उसी के जैसी होती हैं। इसको भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती। हालांकि ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में भी आराम से सरवाइव तो करता है, मगर ये प्लांट हेल्दी रहे, इसकी लीव्स हेल्दी रहें और ये देखने में खूबसूरत लगता रहे, उसके लिए आप इसको उस एरिया में लगाएं जहाँ पर दिन भर की लाइट तो पूरी हो मगर फिल्टर्ड लाइट मिले। और इंडोर्स में रखने के लिए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई प्लांट नहीं है, क्योंकि ये प्लांट अरिका पाम के मुकाबले जगह को कम घेरता है। तो जो स्पेसेस आजकल जो छोटे स्पेसेस हैं उनके लिए, बालकनीज़ के लिए, ये प्लांट एरिका पाम के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। इस प्लांट में भी सॉयल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। नॉर्मल जो पॉटिंग मिक्स होता है जिसमें एक पोर्शन सैंड होता है, एक पोर्शन पॉटिंग सॉयल होती है और एक पोर्शन ऑर्गेनिक मिक्स मैन्योर होता है। मैं तो काउडंग मैन्योर ही प्रेफर करती हूँ, मगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या और कोई ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको डाल करके इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कराएं और इसका भी मिक्स उसमें एरेशन होगा, उतना ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। टाइम टू टाइम इन प्लांट्स को की सॉइल को आप प्लॉग करते रहें ताकि ये हार्डन ना होने पाएँ। और इनको भी पानी मैं अपने, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, आप देख रहे होंगे मेरे कुछ बैम्बू पाम तो ऑलमोस्ट 9 फीट 10 फीट्स तक पहुंच गए हैं, और ये काफ़ी इनमें से कुछ तो काफ़ी पुराने हैं, 8-10 साल पुराने प्लांट्स हैं। और इनमें भी मैं वाटरिंग अल्टरनेट डे करती हूँ समर्स में, कि ये प्लांट ग्रीन बने रहें, इनकी शाइन बनी रहे, इनकी लीव्स हेल्दी बनी रहें और उनमें भी मॉइस्चर की कमी ना होने पाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो ये इसकी लीव्स ड्राई हो जाएंगी, फिर वो देखने में उतनी अच्छी नहीं दिखाई देंगी। इस प्लांट का भी जो प्रोपगेशन है वो डिवीजन मेथड से होता है। हालांकि इस प्लांट में आप देख रहे होंगे इस तरह के फ्रूट्स आते हैं जो इसके सीड्स होते हैं, पर हमारी क्लाइमेट में ये सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमारे से थोड़ा डिफ़र होता है। और उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में तो इनके सीड जर्मिनेट करते हैं, मगर हमारे यहाँ अगर हम इन सीड्स को सो करेंगे
तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। मैंने कई बार इनको कोशिश की, इनके बारे में काफ़ी सारी खोजबीन की, बहुत सारी चीज़ें देखी, मगर ये सीड जर्मिनेशन में कामयाब नहीं है। तो आप इनको डिवाइड करके, जब आपका प्लांट थिक होने लगे, ज़्यादा बड़ा होने लगे, तो इनको आप डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं। और इस प्लांट में नए नीचे से ग्रोथ होती रहे, ये इस प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपका प्लांट जो है वो घना बना रहे। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये जो लंबा हो चुका स्टेम होता है, ये स्टेम ख़राब होने लगता है और ये फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो इसलिए इनके लगातार स्टेम्स निकलते रहेंगे तो आपका प्लांट घना बना रहेगा और हेल्दी बना रहेगा। और जो स्टेम इनके गिरते हैं, ख़राब होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आप उनको आसानी से कट कर सकते हैं। इस प्लांट को भी आप कम से कम 7-8 दिनों तक एट अ स्ट्रेच अंदर रख सकते हैं, मगर 7-8 दिनों के बाद आपको इनको बाहर निकालना चाहिए और एक ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहां इनको एकदम से हार्श सनलाइट का सामना ना करना पड़े, अदरवाइज़ ये प्लांट ख़राब हो सकता है। आप इसको ऐसे एरिया में निकालें जहाँ पे फ़िल्टर सनलाइट आती हो और सुबह की अच्छी धूप आती हो, सो दैट ये प्लांट रिज्यूविनेट हो सके और दोबारा आप इसको 2-3 दिनों के बाद अंदर रख सकते हैं। बैम्बू पाम की सॉयल और फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट अरेका पाम की तरह ही होती हैं और इनको भी उसी तरह की लोमी सॉयल की ज़रूरत होती है, जिसमें अच्छी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैन्योर मिला हुआ हो और वाटर लॉगिंग ना हो। मगर इस प्लांट को पसंद है कि जो उसकी टॉप लेयर है सॉयल की, वो मॉइस्ट बनी रहे। बैम्बू पाम और एरेका पाम दोनों के कंटेनर्स में आपको रेगुलर प्लॉगिंग करानी चाहिए, जिससे कि सॉइल में एरेशन बना रहे और प्लांट हेल्दी ग्रो करते रहें। अगला प्लांट नेफ्रोल्फिस ओब्लिटेरा यानी कि फर्न है और इस प्लांट को सामान्य बोलचाल की भाषा में जेस्टर्स क्राउन भी कहते हैं। और ये एक बहुत ही सामान्य सा प्लांट है जो आपको हर कहीं दिखाई दे जाएगा। और ये प्लांट ऐसे एरिया में जहाँ कम धूप आती है, नमी रहती है, शेड है होता है, वहाँ के लिए ये एक बेहतरीन प्लांट है। और जो अगर आप नीचे की तरफ लगाएंगे तो काफ़ी थिक होता है और अच्छा कवर देता है। और ये प्लांट का जो जर्मिनेशन होता है वो डिवीजन से और स्पोर्स के थ्रू होता है। आप इनको पुरानी जो लीव्स होती हैं उनमें जो स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, उनसे भी इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा इन प्लांट को डिवीजन करके आप इनको अलग अलग पॉट्स में लगा करके भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि इस प्लांट को पानी अच्छी तादाद में चाहिए, रेगुलर वाटरिंग चाहिए और सॉयल कुछ हद तक मॉइस्ट बनी रहे, तो इनकी लीव्स ग्रीन बनी रहती हैं और वो एंड्स पे जलती नहीं हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो इस प्लांट को आपको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। बहुत ही मुफीद प्लांट है और इस प्लांट को अगर आप अंदर यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं। ये बल्ब की रोशनी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसके अलावा इसकी फर्टिलाइजेशन नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी लीव्स को लश रखने के लिए, इसके फोलिएज को खूबसूरत रखने के लिए बस आप इनके पॉट की ऊपर की जो टॉप सॉयल है उसको नम बनाए रखें और टाइम टू टाइम कोई अच्छा सा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र साल में 2-3 बार दे दें। उससे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है और खूबसूरत दिखाई देता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसके अलावा कुछ और ऐसे इंडोर प्लांट्स की बात करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच।